जोमेटो का पीई रेशो 387 है। अब इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है अगर आप 1 लाख रुपए जोमेटो में इन्वेस्ट आज करते हो तो उसको 387 ईयर्स लगेंगे वो 1 लाख रुपए वापस कमाने। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कैसे आपको कंपनीज को एनालाइज करना है और ये समझना है कब उसमें एंटर करना है, कब वहां से एग्जिट करना है। ये चैप्टर 2 है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का। इसका चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो यहाँ पे देख लीजिए। उस वीडियो में हमने बात किया था मार्केट कैप क्या होता है और मार्केट कैप को यूज करके एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है प्राइस, क्या होते हैं अर्निंग्स और ये दोनों आपस में लिंक्ड कैसे होते हैं। मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल पूरा का पूरा इंस्पायर्ड है पीटर लिंच से और उनकी बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट से। अगर आपको वो बुक पढ़ने का मन है या आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, आपको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पीटर लिंच जो है उनको हमेशा इंटरेस्ट रहता था स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में, क्योंकि वो ये मानते थे कि स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज ही हैं जो आपकी वेल्थ को 10x 20x 50x कर सकती हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी हैं वो कंपनीज, ये निकालने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट पे, screener.in पे। इस पे आप क्लिक करेंगे स्क्रीन पे, फिर क्रिएट अ न्यू स्क्रीन पे। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हो जिससे आप वो कंपनीज निकाल सकते हो। अब हमें क्या चाहिए? स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं डाल रहा हूँ ग्रेटर देन 500 करोड़। क्यों? मुझे माइक्रो कैप्स नहीं चाहिए, माइक्रो कैप बहुत रिस्की होती हैं तो वो हटा देते हैं और दूसरा डालते हैं मार्केट कैप लेस देन 20,000 करोड़। क्लिक करिए रन दिस क्वेरी और ये लेके आता है हमारे रिजल्ट्स पे। 1448 कंपनीज ऐसी आ गई मेरे सामने जो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज हैं। अब नेचुरली मैं 1448 कंपनीज में तो इन्वेस्ट कर नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। इनफैक्ट ये सारी कंपनीज अच्छी होंगी भी नहीं, तो मुझे कोई और तरीका चाहिए इस लिस्ट को और छोटा करने के लिए। और इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, दूसरे फिल्टर के लिए जो इस पे आप लगाओगे और इस लिस्ट को और छोटा करोगे और ऐसे करते करते अपनी बेस्ट कंपनीज निकालोगे जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले 2 अनाउंसमेंट्स हैं। पहला, हर हफ्ते हम 2 लकी विनर पिक करते हैं कमेंट सेक्शन में से, जिनसे मैं 1-on-1 कॉल रखता हूं और डायरेक्टली बात करता हूं। आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प कर सकता हूं या जो भी आपके सवाल है उनका जवाब दे सकता हूं। अगर आप भी चाहते हैं मुझसे बात करना तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ऐड कर दीजिए और प्रॉब्ली शायद आपसे मैं अगली बात करूंगा। दूसरी बात, जितनी मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, मैं एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं रिसेंटली, स्टॉक एज नाम का। अगर आपको वो प्लेटफॉर्म पसंद है तो आप वो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है मैंने। उस पर आप क्लिक करोगे और अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे new100 तो आपको 1 महीने की फ्री मेंबरशिप भी मिल जाएगी। तो चेक करके जरूर बताइएगा मुझे कि वो कैसी लगी। अब इस पे आप मुझे सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो, एक कंपनी को क्या चीज वैल्यूएबल बनाती है और फ्यूचर में वो कंपनी और वैल्यूएबल हो जाएगी, ये कैसे आप पता करोगे? इसका सबसे बड़ा एक ही जवाब है, उस कंपनी की अर्निंग्स। इनफैक्ट अगर आपको ये इंसानों से भी कंपेयर करोगे, आपको आज क्या चीज़ एक वैल्यूएबल इंसान बनाती है या फिर आने वाले टाइम में आप और वैल्यूएबल कैसे हो जाओगे, ये किससे डिफाइन करा जाता है? आपकी अर्निंग से या फिर आपके अर्निंग पोटेंशियल से, कि आप कितना और पैसे कमा सकते हो, कितने एसेट्स आपके पास अभी हैं, कितनी अर्निंग्स आपकी अभी है और आप कितना आगे बढ़ सकते हो। सिमिलरली पीटर लिंच ने अपने पूरे करियर में हमेशा स्टॉक्स को 6 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। वो 6 टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं और मैं ज़रूर आपको बोलूँगा आप भी ज़रूर वो करना। जो भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है उनको कैटेगराइज ज़रूर करना इन कैटेगरीज में। उसके बाद एक लॉजिकल ग्रोथ एक्सपेक्ट करना उनमें से। अब ये 6 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी है स्लो ग्रोअर्स। तो जो लोग ऐसी नौकरी करते हैं जो कि बहुत सेफ, बहुत ही सिक्योर है पर अर्निंग काफ़ी कम है। जैसे आप सोच के देखो, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं जिनकी जॉब बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होती है पर सैलरी थोड़ी सी कम होती है। ये स्टॉक मार्केट में भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेम तरीके से बिहेव करती हैं। अगर आप आईटीसी का चार्ट अभी देखोगे, उस कंपनी के बारे में पढ़ोगे, ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही सेफ, बहुत ही सिक्योर कंपनी है। आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें अगर चाहो तो, लेकिन वो स्लो ग्रोअर कंपनी है, वो स्लोली ग्रो करेगी, धीरे धीरे आपके पैसे आगे बढ़ेंगे, पर हाँ क्रैश तो नहीं होने वाली, बहुत सेफ कंपनी है क्योंकि ये होते हैं स्लो ग्रोअर्स। दूसरी कैटेगरी होती है स्टॉलवर्ड्स। अब स्टॉलवर्ड्स क्या होते हैं? स्टॉलवर्ड्स होते हैं जो कि अगर मैं इंसानों से अगेन कंपेयर करूं, सोचिए ऐसे लोग जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और मिड लेवल, मैनेज लेवल पोजीशन पे हैं, तो उनकी सैलरी तो काफ़ी अच्छी है पर ग्रोथ जो है वो प्रेडिक्टेबल है। ये होते हैं स्टॉलवर्ड। अगेन ऐसी बहुत सारी कंपनी है हमारे स्टॉक मार्केट में। अगर मैं कोई आपको एग्जांपल्स का बताऊं तो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बहुत सेफ कंपनी भी है, जो कि ऐसे एक्सपोनेंशियली तो ग्रो नहीं करने वाली पर उसकी ग्रोथ प्रेडिक्टेबल है। हर साल कितने % वो ग्रो करती है और वो करती रहेगी क्योंकि बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है, एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करती है। ज़रूर आप उसके बारे में पढ़ लेना। अब एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं सिक्लिकल्स। कुछ लोग क्या करते हैं जो दिवाली पे पटाखे बेचते हैं या फिर समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? जो मेजॉरिटी अपनी वेल्थ किसी एक लिमिटेड टाइम में कमाते हैं
और फिर वो पूरी वेल्थ जो उन्होंने कमाई होती है, अगेन बहुत लंबे पैचेस होते हैं जब वो पैसे नहीं कमाते हैं, उस टाइम वो यूज़ भी कर लेते हैं। इनको हम बोलते हैं सिक्लिकल्स अपने स्टॉक मार्केट में। अब ऐसे कौन सी स्टॉक्स हैं, आप सोच के देखो। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है, ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है किसके साथ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छी परफॉर्म कर रही है, अच्छी साइकिल में है, लेट्स से 2-3 साल अच्छी ग्रो कर रही है, तो ये स्टॉक बहुत ग्रो करेगा। अब चौथी कैटेगरी वो होती है एसेट प्लेज। अब सोच के देखो, आप दिल्ली में किसी के पूर्वजों ने कोई बहुत बड़ा बंगला बना के दे दिया था उनको, और अब वो उसका रेंट खाते हैं। और ऐसे बहुत सारे उनके बंगले थे जिसके थ्रू वो रेंट खाते हैं। उन्होंने खुद तो ऐसा कुछ खास नहीं किया है, पर क्योंकि उन पे बहुत बड़े बड़े एसेट्स हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और आगे भी कमाते रहेंगे, या फिर अगर उसको अच्छे से यूज़ करें तो और ज़्यादा आगे ही बढ़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एसेट प्लेज। ऐसी कंपनीज भी होती हैं स्टॉक मार्केट में जिनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स होते हैं, जिसको यूज़ करके वो काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर उसका अच्छा से यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, पर तब भी वो कंपनीज क्रैश नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत सारे एसेट्स हैं उनके पास। इसके लिए अगर मैं सोच सकता हूँ, कंपनी है एनसीसी लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, काफ़ी ज़्यादा एसेट्स भी हैं उनके पास। अगर आप देखना चाहो, एक बार स्क्रीनर पे जाके कहीं भी जाके एनसीसी लिमिटेड को देखो, आपको समझ जाओगे कि ये किस टाइप की कंपनी है और किस तरीके से ग्रो करती है, कितने ज़्यादा एसेट्स हैं इसके पास। फिर आती है हमारी पांचवी कैटेगरी, जिसको बोलते हैं टर्न अराउंड्स। अब ये कौन से स्टॉक्स होते हैं, फिर ये लोग ऐसे कौन से होते हैं। सोच के देखो, एक इंसान है जो डिसेंट जॉब कर रहा था और अब जॉब चली गई, जॉब से फायर हो गए, अब घर बैठे हैं। अब ये नहीं पता है कि आगे क्या करना है, पर अपॉर्चुनिटी भी है बिकॉज आपके पास टाइम है, आप कुछ बड़ा भी कर सकते हो, बिकॉज आप टाइम है, आप सोच सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है आप कुछ भी ना करो तो आप और ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ जाओगे। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स भी होते हैं जो टर्न अराउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप येस बैंक सोच के देखो, कुछ सालों पहले बहुत अच्छी बैंक थी, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एकदम से बैंक में दिक्कतें बाहर निकल के आई, स्कैम्स निकल के आए, कुछ कुछ चीज़ें निकल के आई, जिसकी वजह से स्टॉक पूरा क्रैश कर गया। अब स्टॉक जब पूरा क्रैश कर गया, उसके बाद अब वो स्टेज में है कि बैंक फिर से अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रही है। अगर वो अच्छे इसमें निकल जाते हैं, फिर से रीबिल्ड कर लेते हैं अपने आप को वैसे ही जैसे पहले थे, तो एक टर्न अराउंड स्टॉक होगा, आपके पैसे 5x 10x भी हो सकते हैं। पर नहीं कर पाए तो ज़्यादा बड़ा क्रैश भी आ सकता है। ये है हमारी पांचवी कैटेगरी। और लास्ट कैटेगरी है हमारी फास्ट ग्रोवर्स, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी। अब इसमें अगर लोगों से कंपेयर करूँ तो लोग कौन होते हैं, सोच के देखो। एक्टर्स, म्यूजिशियंस, इवन क्रिमिनल्स, ये कौन है, इनका पोटेंशियल ग्रोथ का एकदम से बहुत ज़्यादा होता है, पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना हो, एकदम बर्बाद हो जाए, पर ऐसा भी हो सकता है एक अच्छी मूवी मिल जाए और एक्टर एकदम से हिट हो जाए। सिमिलरली, एक अच्छा क्रिमिनल अगर वो एक अच्छी बैंक लूट ले तो शायद एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाए। सिमिलरली हमारे स्टॉक्स भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो फास्ट ग्रोअर्स होते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, IDFC बैंक 50,000 करोड़ की कंपनी है, और अगर कंपनी अच्छे से मैनेज होती है, अच्छे से सब कुछ करते हैं, तो पोटेंशियल है कि वो नेक्स्ट HDFC बैंक बन जाए। तो हाँ, रिस्क है थोड़ा, लेकिन क्योंकि वो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे को वो 10x 20x कर दे अगले 5-10 साल में। तो ये 6 कैटेगरीज हैं। पीटर लिंच ने अपने पूरे करियर में हर कंपनी को इन 6 कैटेगरीज में हमेशा कैटेगराइज किया, और उसके बाद एक्सपेक्ट भी उस कंपनी से वैसा ही किया। अगर मैं एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसमें उस टाइप की ही ग्रोथ एक्सपेक्ट करूँगा, और क्रैश भी उस टाइप का एक्सपेक्ट करूँगा। अब अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसकी ग्रोथ फास्ट ग्रो वाली कंपनी की एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, मैं उससे वही ग्रोथ एक्सपेक्ट करूँगा। बिकॉज वो कंपनी कब काम आती है, जब क्रैश आता है मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश भी आ जाएगा तो वो कंपनी इतनी नहीं हिलेगी, बहुत सेफ सिक्योर कंपनी है, सेम ITC है। तो आप उनसे ग्रोथ भी एक लिमिटेड एक्सपेक्ट करोगे, पर क्रैश भी लिमिटेड एक्सपेक्ट करोगे। तो अपने पूरे पोर्टफोलियो में आप ये काम ज़रूर करना, सारे स्टॉक्स देखो, कैटेगराइज करो इन 6 कैटेगरीज में, उसके बाद देखो हर स्टॉक उसी हिसाब से ग्रो करना चाहिए जिस टाइप का वो स्टॉक है। अब एक बार आप ये कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, क्या जो हमने स्टॉक ले रखा है क्या वो सही प्राइस पे है, या उसमें और पैसे में डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है अर्निंग्स की। अब अगर एक कंपनी की अर्निंग्स की एक लाइन है और प्राइस की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं सूनर और लेटर सेम आके मर्ज हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ती जा रही हैं पर प्राइस जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे कभी भी नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में ऐसा हो जाता है, पर लॉन्ग टर्म में वो स्मूथ हो जाता है और वो उसी लाइन को फॉलो करता है, अपनी अर्निंग्स की लाइन को। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी अर्निंग्स कहाँ जा रही हैं, उसी हिसाब से उसका प्राइस जाना चाहिए। अगर अर्निंग्स बहुत ऊपर गई है, प्राइस नहीं गया है, तो डेफिनेटली वो एक अंडर वैल्यूड कंपनी, इसमें आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अर्निंग्स तो नहीं बढ़ रही है पर प्राइस एकदम शूट अप कर गया है, तो ऑब्वियसली वो ओवर वैल्यूड है, आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। अब कोई भी सीरियस डिस्कशन अर्निंग्स का और प्राइस का होता है तो उसमें एक डिस्कशन जरूर होगा, वो होता है PE रेशो का। अब क्या होता है PE रेशो, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, प्राइस ऑफ द स्टॉक
डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूं। आप सोच के देखो, एक स्टॉक है, उसका प्राइस 100 रुपए है और उस कंपनी ने इस एक साल में 1000 रुपए कमाए। अगर उसने 1000 रुपए कमाए और मान लेते हैं उस कंपनी के 100 शेयर्स भी अवेलेबल है मार्केट में खरीदने के लिए, 100 स्टॉक हैं जो लोग बेच खरीद सकते हैं, तो अगर 1000 रुपए कमाए हैं और 100 शेयर्स हैं तो अर्निंग पर शेयर कितनी है? 1000 डिवाइड बाय 100 मतलब 10 रुपए। 10 रुपए पर शेयर, ये उसकी अर्निंग है, इसे बोलते हैं हम अर्निंग पर शेयर। अगर आप उसका पीई रेशो निकालना है तो आप डिवाइड करोगे प्राइस डिवाइड बाय उसकी अर्निंग्स पर शेयर, मतलब 100 डिवाइड बाय 10। इसका मतलब इसका पी रेशो कितना हुआ? 10 रुपीज। 10 का पी रेशो का मतलब क्या हुआ? आप मान लो 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो इस कंपनी को 10 साल लगेंगे आपके 1000 रुपए वापस कमाने में। इस तरीके से आप पी रेशो को समझ सकते हो। पी रेशो में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या पी रेशो सही है, क्या गलत है। पहली बात तो आप पी रेशियोज को अक्रॉस इंडस्ट्रीज कंपेयर नहीं कर, एक इंडस्ट्री में ही कंपनी के पी रेशो कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज अलग अलग इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स जो है अलग अलग पी रेशो पे ट्रेड कर। पहली बात ये। दूसरी बात है कि पी रेशो आप देखोगे, अगर अपने पोर्टफोलियो में जाके देखो, कुछ स्टॉक आपको मिलेंगे जो पी रेशो 50 का है, 70 का है, 100 का है, कुछ का 10-15 भी है। तो क्यों इतना डिफरेंस आता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़े फैक्टर पे डिपेंड है, वो है फ्यूचर अर्निंग्स पे। जब आप किसी कंपनी के प्राइस देते हो ना, तो आप ये सोच के देते हो कि वो आगे जाके उसमें क्या होने वाला है। स्टॉक मार्केट गेम ही ऐसा है, आप हमेशा आगे प्रेडिक्ट करते हो कि वो कंपनी 1 साल बाद कहाँ पे होगी, 2 साल बाद कहाँ पे होगी, 5 साल के बाद कहाँ पे होगी। तो अगर इस तरीके से आप देखोगे तो जिस कंपनी का हायर पी रेशो है, इसका मतलब है लोग ज़्यादा होपफुल हैं, लोग ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी आगे जाके और ग्रो करेगी, इसीलिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं उसकी हर अर्निंग के लेके। लेकिन अगर किसी का पी रेशो बहुत कम है, इसका मतलब लोग कम होपफुल है, लोग ज़्यादा पैसे उस कंपनी के लिए नहीं देना चाहते, उसके हर 1 रुपया जो वो कंपनी कमा रही है उसके लिए वो कम पैसे देना चाहते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद कम है कि वो कंपनी आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। अब इसमें हर साल ऑलमोस्ट सारे एनालिस्ट फेल हो जाते हैं। हर एनालिस्ट यही ट्राई करता है कि हम ये चेक करते हैं कि इस कंपनी की अर्निंग्स क्या होगी, प्रेडिक्शन करते हैं, और अक्सर सारे फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक अर्निंग्स जब उसके डिक्लेयर होती हैं तो हमेशा क्रैश या ऊपर चला जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? वो ये है कि कई बार आप देखोगे किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, पर तब भी स्टॉक प्राइस क्रैश कर गया है, वर्सेस कभी कभी उसका रिजल्ट बहुत खराब आया है, तब भी प्राइस जो ऊपर शूट अप कर गया है। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन कुछ और थी। हमने स्पेकुलेट किया था, या एनालिस्ट जो बहुत सारे बैठे होते हैं उन्होंने स्पेकुलेट किया था कि उसकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नहीं आई, पर आ जाती है उससे बहुत ज़्यादा, तो प्राइस और ऊपर चला जाता है। वर्सेस अगर उम्मीद की थी कि इसका अर्निंग्स तो बहुत अच्छी आएंगी पर आती हैं बहुत एवरेज या थोड़ी बेकार, तो तब भी प्राइस क्रैश कर जाता है, बिकॉज हमने उम्मीद ही कुछ और की। तो ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका पी रेशो क्या है। अब अगर मैं आपको इसको वापस से टाई बैक करूं जोमेटो के एग्जाम्पल से, जब मैंने बोला जोमेटो का पी रेशो 387 है, इसका मतलब उस कंपनी को 387 ईयर्स लगेंगे आपके हर पैसे जो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उसको वापस कमाने में। क्या आपको एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब देखिए, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता देता हूँ, आपकी मर्जी, आप इन्वेस्ट करना चाहो नहीं करना चाहो वो पूरी आपकी डिसीजन है। मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ। मैं ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा अगर उसका पी रेशो इतना ज्यादा है। हालांकि जोमेटो का शेयर होल्डर हूं मैं अभी, पर मैंने जोमेटो अभी नहीं खरीदी है। मैंने जोमेटो 1.5 साल पहले खरीदी थी, जब अराउंड 50-55 के अराउंड वो ट्रेड कर रहा था। मैं एग्रेसिवली खरीद रहा था बिकॉज तब वैल्यूएशन सेंसिबल थी। अभी जो है वैल्यूएशन काफी सेंस नहीं बना रही है, बिल्कुल सेंस नहीं बना रही है इनफैक्ट। तो अभी तो मैं उसमें और पोजीशन नहीं बनाऊंगा, इनफैक्ट मैं कट कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे पोजीशन मैंने कट कर दी जोमेटो से, बिकॉज एकदम क्रेजी वैल्यूएशंस हो गई हैं। और ये आपको भी सोचना चाहिए, जब भी किसी स्टॉक को आप खरीद रहे हो तो किस टाइम पे खरीद रहे हो बड़ा मैटर करता है। कंपनी जोमेटो अच्छी है या नहीं? डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी, आगे जाके ग्रो करेगी नहीं करेगी? मैं उम्मीद करता हूँ वो और ग्रो करेगी, डेफिनेटली करेगी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दिस, कंपनी बेटर है, आगे ग्रो करेगी, सब कुछ बेटर है, लेकिन तब भी मैं उस स्टॉक को बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है इस टाइम, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ये सही प्राइस नहीं है जोमेटो को पे करने के लिए, जो मुझे लगता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सही है, और वो सही हो भी सकता है, पर मेरे ख्याल में ये सही प्राइस नहीं है। जो पी रेशो पे ट्रेड कर रहा है वो बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल है, तो मैं तो उसमें से बाहर निकलना चाहता हूँ। अगर वो नीचे आ जाता है जहाँ पे वैल्यूएशन सेंस बनाती है, तो मैं डेफिनेटली री एंटर करना चाहूँगा उसमें। अगर अर्निंग्स बढ़ जाएंगी तो वैसे ही पी रेशो कम हो जाएगा, तो मे बी तब मैं उसमें एंट्री कर सकता हूँ, पर अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से डजंट मेक एनी सेंस। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको पी रेशो समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते ही क्यों हैं। हम इसीलिए करते हैं ना कि पैसे कमाने के लिए। और वो आप कब कमाओगे? एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके भी कमा सकते हो, लेकिन ये भी आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपने किस प्राइस पे उस कंपनी को ख़रीदा। अगर एक कंपनी बहुत अच्छी है पर बहुत ओवर प्राइस्ड है और तब आप ख़रीदते हो, तो चांसेस बहुत कम है कि आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। ज़्यादा पैसे आप तब कमाओगे जब एक कंपनी अच्छी है पर अंडर वैल्यूड है, तो आपने उसको नीचे ख़रीदा है, विच कहते हैं बाय लो एंड देन सेल हाई, और उसको आपने फिर रखा कुछ टाइम तक एंड देन वो ग्रो करा। अब जो हमने नॉलेज अभी गेन करी है, इसको यूज़ करके जो हमने शुरू में स्क्रीनर में देखे थे अपने स्टॉक्स,
उसकी लिस्ट को छोटा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वापस से स्क्रीनर पे और हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम वापस आते हैं स्क्रीनर पे और यहाँ पे आने के बाद आप जो क्वेरी देख रहे हो वो वही है, मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा, 20,000 से कम। अब इसमें हम तीसरा लगा देते हैं विच इज जो उसका प्राइस टू अर्निंग है लेस देन इंडस्ट्री पी। अब इसका मतलब क्या है? अब कोई भी स्टॉक जो होता है ना वो किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई कंपनी हो सकती है, आईटी कंपनी हो, केमिकल कंपनी हो, फार्मास्यूटिकल हो, हर एक कंपनी किसी सेक्टर को, किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और उस इंडस्ट्री का भी पीई रेशियो होता है। हम ये देख रहे हैं कि जो स्टॉक हम खरीदना चाहते हैं उसका इंडस्ट्री से कम पीई हो। इसका मतलब थोड़ा सा अंडर वैल्यूड हो, पोटेंशियली अंडर वैल्यूड है। मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता बिकॉज हमें इसके आगे और फिल्टर्स भी लगाने चाहिए ये चेक करने के लिए वो कंपनी कितनी बेटर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमें 621 रिजल्ट मिलते हैं। हमारे 1448 से सिर्फ 621 कंपनीज रह गई हैं जिनका पी रेशो इंडस्ट्री के पी से कम है। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं हिंदुस्तान मोटर्स का, तो इसका पी रेशो 18.88 है और इंडस्ट्री का पी 29.05 है। मतलब पोटेंशियल अंडरवैल्यूड कंपनी है, पर हमें इस पे और फिल्टर्स लगा के देखना पड़ेगा कि क्या ये एक अच्छी कंपनी है भी जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अगली वीडियोस में लेके जाऊंगा। ये वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपने सीखा हो। स्क्रीनर के जितने भी लिंक हैं इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप जाके देख सकते हो। खुद से भी एक्सप्लोर करना चाहो तो स्क्रीनर पर जाकर जरूर देखना। आप क्वेरी मॉडिफाई करके फिल्टर्स लगा के चेक कर सकते हो। यू कैन प्ले अराउंड और आप चीजें निकाल सकते हो और कंपनी लिस्ट छोटी कर सकते हो। अपकमिंग वीडियोस में हम इस लिस्ट को और छोटा करते जाएंगे और निकालेंगे फाइनली हमारी बेस्ट कंपनी जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। फिर से वही बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो या फिर आपको कुछ मेरे से सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उनका जवाब देने का। प्लस अगर आप लकी विनर हुए तो मैं आपसे शायद 1-on-1 बात भी कर लूंगा जिसमें आपका पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प कर सकता हूँ या जो भी सवाल आपके हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। Until then, keep investing in your dreams. Thank you.